हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नया टॉपिक एलसीएम एचसीएफ शुरू कर रहे हैं। अचानक से हम लोग एलसीएम एचसीएफ क्यों शुरू करने जा रहे हैं, इसका एक रीज़न है बच्चे। इसके बाद हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। और उसमें हमें एलसीएम की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। संख्याओं का हमें एलसीएम लेना होता है। वही रीज़न है कि अब वहां मैं आपको एलसीएम लेना सिखाता। अब मैंने सोचा क्यों ना एलसीएम एचसीएफ एक चैप्टर भी है और हमारा वो चैप्टर भी हो जाएगा, तो एक पंथ और दो काज हो जाएंगे। चैप्टर का चैप्टर हो जाएगा और एलसीएम लेना आप सीख गए, तो फिर टाइम एंड वर्क में भी आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। हालांकि वैसे वो इजी चैप्टर है इसके बाद। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। और इसके बाद टाइम एंड वर्क करेंगे, उसके बाद पाइप सिस्टम। वो तो एक क्लास का टॉपिक है पाइप सिस्टम। तो जैसे वो था कि उसके साथ था ना, पार्टनरशिप था इस तरीके का। फिर पाइप सिस्टम के बाद में हम लोग एवरेज 3 क्लास, और एवरेज के बाद में टाइम स्पीड डिस्टेंस, जो अर्थमेटिक का लास्ट टॉपिक है, अंकगणित का। चलिए करते हैं शुरू बच्चे। आप सभी लोग मोस्टली आ चुके हैं और आज एलसीएम एचसीएफ की शुरुआत होने जा रही है। अब मैं बेसिक से आपको समझाऊंगा क्या एलसीएम होता है, क्या एचसीएफ होता है, क्या मतलब होता है इनका, क्यों ये दोनों अलग होते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आज की क्लास के बाद आपको एक काम करना है। कल संडे है। कल हालांकि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोगों की एक क्लास रखेंगे हम लोग। रेगुलर इस टाइम पे नहीं रखेंगे, शाम के टाइम रखेंगे 5 बजे के आसपास। तो आपको दिन में एक काम करना है, संडे बाकी तो आपका ऑफ रहता ही है। एक काम आपको करना है कि जो यूट्यूब पर रामबाण सीरीज है उसे आप ओपन करेंगे, पर सर्च करना रामबाण सीरीज दीपक भाटी सर, या रामबाण सीरीज मैथ्स। 14 क्लास की प्लेलिस्ट है, उसमें एक क्लास एलसीएम एचसीएफ की है और शायद सबसे ज्यादा व्यूज उसी के ऊपर है। आई थिंक 1 मिलियन प्लस व्यूज हैं उस पे। तो आप उसे देखेंगे बड़े गौर से कि वहां मैंने, ये मान लो कि पूरे के पूरे एलसीएम एचसीएफ का निचोड़ 1 डेढ़ घंटे में कराया है। एलसीएम एचसीएफ से जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है और उनकी जो ट्रिक्स होती है उन सबको मैंने वहां पर डिस्कस किया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चे अपनी क्लास को। हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले मैं 2 कॉलम बनाता हूं और हम लोग देखते हैं कि इनकी फुल फॉर्म वगैरह क्या होती है। एलसीएम, कोई बताएगा मुझे एलसीएम की फुल फॉर्म? और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एलसीएम एचसीएफ पे जाने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। अभी हम लोग थोड़ा सा इसे होल्ड करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैक्टर मतलब क्या होता है। चलो वो बाद में बताना, पहले आप मुझे फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस बताओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर और मल्टीपल, फैक्टर बोले तो गुणनखंड, और मल्टीपल बोले तो गुणज। गुणज, ठीक है। तो भैया गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड होता है कि मान लो अगर मैं आपसे कहूं 10 और मैं आपसे कहूं 10 के गुणनखंड बताओ, तो गुणनखंड का मतलब यानी कि फैक्टर का मतलब है वो सभी संख्याएं जिनके पहाड़े में 10 आता हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं वो सभी संख्याएं जिनके पहाड़े में 10 आता है, तो क्या वो सभी संख्याएं 10 से छोटी होंगी? आप मुझे बताओ, क्या 10 से बड़ी ऐसी कोई संख्या है जिसके टेबल में, जिसके पहाड़ा टेबल तो जानते हैं ना, तो 10 से बड़ी ऐसी कोई संख्या क्या है जिसके टेबल में 10 आता है? जैसे आप कहने लोगों 15 एकम 15, 15 दूनी 10, नहीं होता ना भाई। 10 से छोटी ही कोई संख्या होगी जिसके टेबल में 10 आता हो। तो ऐसी संख्या जिसके टेबल में, जिसके पहाड़े में वो संख्या आती हो, वो होते हैं उसके फैक्टर्स। सपोज अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए जरा, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस एग्जांपल दो चार समझ के आपको डिफरेंस देखना है इन दोनों में है क्या। सपोज अगर मैंने आपसे कहा 15, तो 15 के फैक्टर्स बताइए आप मुझे। देखो हम लोगों ने प्राइम नंबर्स पढ़ा था ना,
और प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या में हम लोगों ने इन चीजों को देखा भी था। पढ़ा था अभाज्य संख्या, नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ना, शायद अभी पढ़ेंगे तो फिर, अगर नहीं पढ़ा है तो प्राइम नंबर। ठीक है, उस पर इतना नहीं है दिमाग लगाना। तो 15 के फैक्टर्स अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 15, तो आप कहेंगे सर 15 के जो फैक्टर है ना भाई, एक तो यूनिवर्सल फैक्टर होता है, एक जो है वो सभी का फैक्टर होता है। एक के पहाड़े में सभी संख्याएं आती हैं, हर संख्या एक के टेबल में आती है। फिर 3 पंजे 15, फिर 5 से कटेगा 5 तिया 15, फिर 5 के बाद में आएगा 15 एकम 15, यानी कि खुद 15। तो आप कहेंगे सर चार संख्या के टेबल में 15 आया, तो इस 15 के कितने फैक्टर हो गए? चार फैक्टर हो गए। ऐसे ही अगर मैं आपसे कोई भी नंबर कहूं, उसके फैक्टर बड़े आराम से आप बता सकते हो। फैक्टर्स यानी कि चार फैक्टर्स हो गए। अब यहां से आप एक चीज समझे कि किसी भी संख्या के जो फैक्टर होंगे वो लिमिटेड होंगे, काउंटेबल होंगे। ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनको आप काउंट कर सको। अगर मैं आपसे कहूं 100 के फैक्टर बताओ, तो आप उन सभी संख्याओं को बता दोगे जिनके टेबल में 100 आता है। अगर मैं आपसे कहूं 1000 के फैक्टर बताओ, तो आप उन सभी संख्याओं को मुझे बता दोगे जिनके टेबल में 100 आता है या 1000 आता है। यहां से एक बात का निष्कर्ष निकला कि भैया अगर मैं किसी भी संख्या के गुणनखंड, किसी भी संख्या के फैक्टर आपसे पूछ रहा हूं ना, तो वो काउंटेबल हैं, वो लिमिटेड है फैक्टर्स। अगर उसी चीज को मैं गुणज से पूछूं, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, का मतलब होता है कि भैया अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे जरा बताइए 8 के गुणज, तो 8 के गुणज का मतलब है वो सभी संख्याएं जो 8 के पहाड़े में आती हैं। देखो, फैक्टर का मतलब होता है वो सभी संख्याएं जिनके पहाड़े में 8 आता है, जिनके टेबल में 8 आता है, वो हो गए फैक्टर। लेकिन अगर मैं कहूं वो सभी संख्याएं जो 8 के टेबल में आती हैं, वो सभी संख्याएं जो 8 के पहाड़े में आती हैं, तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं बच्चे? अगर मैंने आपसे कहा मुझे बताओ 8 के गुणज कितने होंगे, 8 के गुणज, 8 के गुणज कितने होंगे? आप कहेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। अब ये मत कहना सर 8 धाम 80 तक होगा, बस 80 से आगे भी 8 से कटने वाली संख्याएं मिलती जाएंगी। वो टेबल यानी कि पहाड़े ही आप लोग 8 धाम 80 तक पढ़ते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 8 धाम 80 तक ही मामला खत्म हो जाएगा। फैक्टर इन हिंदी लैंग्वेज लिखा तो मैंने गुणनखंड। तो अगर मैं आपसे कहूं वो सभी संख्याएं जो 8 के पहाड़े में आती हैं, वो क्या होंगी? इसका गुणज होंगी। और ये कहां तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ऐसी इनफाइनाइट संख्या हो सकती है जो 8 के टेबल में, भाई आप हर संख्या को 8 8 8 8 जोड़ते चले जाओ, सारी संख्या आपको 8 का मल्टीपल, 8 का गुणज मिलती चली जाएंगी। सपोज अगर मैंने आपसे कहा जरा मुझे बताओ 17 के गुणज, आप कहोगे 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 पंजे 85। और ये तो इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जाएगा मामला, अनंत तक जाएगा कि नहीं? तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी संख्या के गुणज कितने हो सकते हैं, गुणज कितने हो सकते हैं, आप कहेंगे सर इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं किसी भी संख्या के फैक्टर कितने हो सकते हैं, आप कहोगे सर वो लिमिटेड होते हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ये दो डिफरेंस ही मुझे आपको बताना था, फैक्टर और मल्टीपल में, क्योंकि इसका यूज हमें यहां देखने को मिलेगा। जब मैं एलसीएम की फुल फॉर्म लिखूंगा तो इसका मतलब होता है, एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। और कॉमन का मतलब होता है समान, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। ठीक है भाई, डेफिनेशन आपने और ये फुल फॉर्म वगैरह आपने रट रखो, लघुत्तम 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 करते रहते हो आप लोग। मैं आपको इसकी फुल फॉर्म से ही इसका मतलब बता दूंगा, एलसीएम का मतलब होता क्या है। मैंने बोला लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। लीस्ट बोले तो सबसे छोटा,
कॉमन बोले तो समान और मल्टीपल बोले तो गुणज। अब आपको उल्टा पढ़ना है, पेन साइड में रख दो और इसको उल्टा पढ़ो, रिवर्स पढ़ो, रिवर्स। सबसे पहले ये वर्ड पढ़ो गुणज, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। गुणज, गुणज सर ने बताया था कि उस संख्या के पहाड़े, उस संख्या के टेबल में आने वाली सारी संख्याएं, गुणज। गुणज के बाद में पढ़ो समान, और फिर इन दोनों को एक साथ पढ़ो, इन दोनों को अब एक साथ पढ़ो, आप कहोगे समान गुणज, यानी कि कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं दो संख्याओं का एलसीएम आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर उनका कॉमन मल्टीपल, उनका कॉमन गुणज, यानी कि वो संख्या जो पहली वाली के पहाड़े में भी आती हो और दूसरी के में भी आती हो। अब तीनों, तीसरे वर्ड को भी ले लो और इसे भी इनके साथ पढ़ो, सबसे छोटा समान गुणज। यानी कि अगर मैं आपसे चाहे दो संख्या का, चाहे तीन का, चाहे चार का एलसीएम पूछ रहा हूं, एक तो उनका गुणज होना चाहिए चारों का, पहाड़े में आना चाहिए चारों के में, समान होना चाहिए चारों में, और सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं भैया 4, 6 और 8 का मुझे एलसीएम बताओ, तीन संख्या है 4, 6 और 8, 4, 6 एंड 8 का एलसीएम। तो आप चार के पहाड़े लिखो, चार के पहाड़े, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, सॉरी 4 पंजे 20, क्या कर रहा हूं मैं, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 40, और ये चलता जाएगा, ये कहीं रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा। फिर हम आगे बढ़े, 6 का बताना जरा। आप कहेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, ये चलता जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, इसमें 48 भी लिख लो आगे, है ना, 6 8 48। इसमें और थोड़ा आप आगे बढ़ा सकते हो, 44, 48 डॉट डॉट। अब आपको क्या करना है, आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो अब फिर से वो पढ़ो भैया, गुणज होना चाहिए। तो 4 के गुणज ये रहे, 6 के गुणज ये रहे, 8 के गुणज ये रहे, और कितने हो सकते हैं गुणज, अनंत, इनफाइनाइट गुणज हो सकते हैं, इतना भी आप समझ गए। समान गुणज, सेकंड पे आए समान, भैया कॉमन होना चाहिए, कॉमन, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो। सबसे पहला क्या मिला हमें, 24 मिल गया, हमें तीनों में समान सबसे पहले क्या मिल गया, 24। 24 के बाद कोई संख्या है क्या जो तीनों में कॉमन है, हाँ जी सर, ये रही 48। आप मुझे बताओ कितने कॉमन गुणज मिल सकते हैं, इस बात का जवाब बताओ मुझे, इन तीनों के कितने कॉमन गुणज। अगर मैं इनके मल्टीपल्स आगे बढ़ाता चला जाऊं, इसके भी आगे बढ़ा दूं, इसके भी आगे बढ़ा दूं, तो आप बच्चा मुझे बताओ कितने कॉमन गुणज मुझे मिल सकते हैं, कितने कॉमन मल्टीपल्स मिल सकते हैं। आप कहेंगे सर इनफाइनाइट मिल सकते हैं, अनंत मल्टीपल होंगे, कॉमन भी, इनके कॉमन मल्टीपल भी इनफाइनाइट होंगे, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, हमें चाहिए सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है, 24, और यही मेरा एलसीएम हो जाएगा, यही होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, सबसे छोटा समान गुणज। बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम, समझ गए ना, क्यों हम एलसीएम को सबसे छोटी वाली संख्या ही लेते हैं, क्यों 48 एलसीएम नहीं है। बहुत सारे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है जब वो टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं। तो अब कभी जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि क्यों एलसीएम 24 ही है, क्यों 48 नहीं है, क्योंकि हमें सबसे छोटा यानी कि लीस्ट संख्या चाहिए, कॉमन हो जो तीनों। बात क्लियर है, तो एलसीएम का मतलब समझ में आ गया। अब एलसीएम निकालने के तरीके क्या होते हैं भैया, एलसीएम निकालने के इस तरीके से एलसीएम थोड़ी निकालेंगे हम अपने एग्जाम में। पहली बात तो एलसीएम डायरेक्ट निकलवाने का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। वो जमाना गया जब आपको डायरेक्ट संख्या दिया जाती थी कि इनका एलसीएम बताओ, अब सवाल वो बनता ही नहीं, आपको उतनी टेंशन लेनी नहीं एलसीएम कैसे निकालेंगे।
आपको क्या, फिर भी आपको बेसिक तरीका जो आपने अपनी 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा था ना कभी प्राचीन काल में, वो आपको पता होना चाहिए। वही तरीके से एलसीएम निकालेंगे, कोई अलग से स्पेशल तरीका यूज नहीं करना। होते बहुत सारे तरीके हैं पावर्स वगैरह में, फैक्टराइजेशन कर लो, भाई कोई कलाकारी आपने दिखानी ही नहीं है। ये तो मैंने जस्ट आपको समझाया कि एलसीएम क्या होता है। अब बात आती है कि एलसीएम निकाले कैसे। वही अपने 9वीं 10वीं क्लास वाले तरीके से एलसीएम निकालना है, ज्यादा कलाकारी करने के पीछे नहीं भागना है। जैसे अगर मैं इसी का ही 4 6 और 8 का एलसीएम आपसे पूछूं, तो क्या तरीका था जो आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा था एलसीएम निकालने का, क्या था वो तरीका? आप कहेंगे कि सर कॉमन संख्या यहां लिखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौको 8। यही तरीका सबने पढ़ा है। मैं कह रहा हूं पूरे भारत में कहीं से भी आप हो, यही तरीका एलसीएम का 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। तो मैंने कहा 4 6 8 का एलसीएम, दो यहां लिखा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8। फिर क्या इन तीनों में से कोई संख्या 2 से कट रही है? हाँ जी सर कट रही है। फिर 2 से जाओ, 2 एकम 2। क्या ये 3 2 से कट रहा है? नहीं, इस 3 को ऐसे ही लिख दो और फिर ये लिख दो 2 दूनी 4। फिर 2 से जाओ, 1 को ऐसे ही लिख दो, 3 भी नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख दो और 2 एकम 2। क्या अब कोई संख्या 2 से कटेगी? ना। 3 लिख दो, 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3। जब नीचे 1 1 1 आ जाए तब रुक जाओ, और इधर जो संख्या बनी उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। इसी तरीके से आपको निकालना है, हालांकि कोई जरूरत नहीं है इस तरीके से निकालने की। पहली बात तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अब हमें जरूरत पड़ती है टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य में एलसीएम निकालने की, तो उसको निकालने का तरीका भी आपको मैं बता दूं। 4 6 8 इसी क्वेश्चन से मैं जा रहा हूं। 4 6 8 मैंने लिखा। आपको क्या करना है, अपने दिमाग में देखो, दिमाग सबके पास बहुत कूट कूट के भगवान ने आपके अंदर टैलेंट भरा हुआ है। क्या करना है, इन तीनों में आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि एलसीएम का मतलब होगा मल्टीपल और कॉमन और लीस्ट। सबसे छोटा है, गुणज है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो आपने अपने ही दिमाग में सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना है। ये जो मैं बता रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट, ये आपको टाइम एंड वर्क में बहुत काम करेगा, बहुत काम। टाइम एंड वर्क में इस तरीके से एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो मैं तरीका बता रहा हूं अगर ये आपने सीख लिया, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो, अपने ही दिमाग में सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, और उस पहाड़े उस टेबल पे आके रुक जाओ जो 6 के में भी आता हो और 4 के में भी 4 से भी कटता हो। जैसे मैंने कहा 8 एकम 8, 8 एकम 8, क्या 6 से कटता है 8? नहीं। फिर आ जाओ 8 दूनी 16, क्या 6 से कटता है 16? नहीं। फिर आ जाओ 8 तिया 24, क्या 6 से कटता है सर? हाँ, 6 चौक 24। 4 से भी कटता है, 4 छिंग 24। तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। और ये तरीका आप देखना, टाइम एंड वर्क में आप ऐसे उड़ा दोगे सवाल को। अब अगर सपोज मैं आपसे पूछूं, जरा मुझे बताना 12 16 और 24 का। 12 16 24, जल्दी से मुझे इसका एलसीएम बता दो। और चाहे आप इस तरीके से करो, ये तो आपका पुराना तरीका है जो स्कूल में गुरुजी सिखाते थे हम लोगों को। और ये तरीका जो मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ी संख्या में पकड़ो और उसका पहाड़ा पढ़ना दिमाग में ही शुरू कर दो। आप क्यों, आप कहेंगे सर अगर संख्या बहुत बड़ी बड़ी हुई तो? भैया जब आप, मैंने बोला ना टाइम एंड वर्क चैप्टर में, समय और कार्य जो इसके बाद पढ़ेंगे, उसमें बहुत बड़ी बड़ी संख्या वो आपको नहीं देगा, वो ऐसे ही संख्या देगा बहुत कॉमन कॉमन सी। बहुत बड़ी आएंगी तो फिर हमारे पास इस तरह का है ही कॉन्सेप्ट। तो अब आपने 24 को पकड़ा, तो 24 एकम 24, 16 के पहाड़े में 24 नहीं आता है। फिर आप कहोगे 24 दूनी 48, 16 के पहाड़े में आता है क्या? 16 तिया 48, 12 चौक 48, बिल्कुल सर यही एलसीएम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? एलसीएम। एक और पूछता हूं चलो मैं आपसे। मैंने कहा 14 21 और 35, जल्दी से बताइए मुझे, 14 21 और 35 एलसीएम बताएंगे मुझे 14 21 और 35 का। आप चाहो अपने बेसिक तरीके से जा सकते हो, और अगर आप चाहो तो उस तरीके से भी जा सकते हो।
लगाओ बच्चे जल्दी से दिमाग। सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, और जहां पर वो आपको संख्या मिले जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, वही आपका जवाब होगा। आप कहेंगे सर 35 से कम 35, 21 से नहीं कटता। 35 दूनी 70, 21 से नहीं कटता। 35 तिया 105, 21 से तो कटता है, 21 पंजे 105, लेकिन 14 से नहीं कटता। 14 से 105 कहाँ कटेगा? तो 35 का आगे चलो, 35 चौके 140। भैया 21 से कटता है क्या? नहीं सर। तो फिर आगे बढ़ो। 35 पंजे कितना होता है? 175। 175 क्या 21 से कटता है? नहीं सर। 35 छिक्के कितना होता है? 210। 35 छिक्के कितना होता है? 210। 21 से कटता है? हाँ जी सर 21 धाम 210। 14 से कटेगा? 14 कम 14, 14 पंजे 70, बिल्कुल कटेगा। यही एलसीएम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। दैट्स इट। नहीं करेंगे तो अपने इस तरीके से कर लो कि भैया यहां पर आप लिखो 14, 21 और 35। दो से जाएंगे क्या? कोई एक भी संख्या दो से कट रही है तो सत्ते 14, 21 और 35। तीन से जाए क्या? 7, 3 सत्ते 21, 35 ऐसे ही लिख लो। 5 से जाए क्या? एक संख्या तो कट रही है 5 से, तो 7, 7, 5 सत्ते 35। अब 7 से आ जाओ, 1, 1, 1। गुणा करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 3 सत्ते 21, 210। कितना आ गया? 210। इस तरीके से कर लो। किसी को वो नहीं या पहाड़े नहीं याद है या नहीं आप मल्टीपल कर सकते हो तो इस तरीके से कर लो। ओके, चलो। अब ये तो हो गया एलसीएम। एलसीएम ये मत करना सर कोई शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक, कोई जरूरत भी नहीं है आपको और निकालना भी नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं डायरेक्ट एलसीएम का। पहले पूछे जाते थे, अब से 15-20 साल पहले, जब लोगों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। अब तो अब क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो एलसीएम एचसीएफ, बहुत बड़ा चैप्टर है। नाम सुनने में छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत सारे टाइप्स इसमें हैं, अभी आप धीरे धीरे आगे देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक क्वेश्चन उनको पूछना है। अब वो क्यों डायरेक्ट संख्याओं का एलसीएम पूछ के क्यों इतने बड़े चैप्टर को बेकार करेंगे वो लोग? अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे ना। चलिए, तो एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आया समझ में। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है बच्चा? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ की फुल फॉर्म बताना जरा मुझे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ? जैसे हमने एलसीएम का ऑपरेशन किया ऐसे हम एचसीएफ का करेंगे। तो बच्चे एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट। एच बोले तो हाईएस्ट, और सी बोले तो कॉमन, और एफ बोले तो फैक्टर। एफ बोले तो क्या? एफ बोले तो फैक्टर। अब फैक्टर अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। अब किसी भी संख्या के फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं या अनलिमिटेड होते हैं। किसी भी संख्या के गुणनखंड क्या सीमित, काउंटेबल, जिनको मैं काउंट कर सकूं वो होते हैं, या एलसीएम यानी कि मल्टीपल की तरह अनंत होते हैं? नहीं ना। फैक्टर बोले तो काउंटेबल, यानी कि किसी भी संख्या के अगर मैं फैक्टर की बात करूंगा तो इतने होंगे कि मैं उन्हें काउंट करके बता सकूं, 2, 4, 5, 10, 20 इतने फैक्टर हैं जी, काउंट कर सकता हूं मैं। और हमें कॉमन का मतलब होता है समान। समान। और भैया हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। तो क्या बच्चे? सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, समान होना चाहिए और गुणनखंड होना चाहिए। सबसे बड़ा होना चाहिए, समान होना चाहिए और गुणनखंड होना चाहिए। तो भैया अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे जरा बताना आप लोग 8, 12, 9, 12, 18 का, 9, 12, 18 का एचसीएफ बताओ। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 9, 12 एंड 18?
तो आपको सबसे पहले मुझे बताने हैं 9 के फैक्टर, फिर 12 के फैक्टर, और फिर 18 के फैक्टर। वो संख्याएं, फैक्टर को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चा, वो संख्याएं जिनके पहाड़े में 9 आता हो, जिनके टेबल में 9 आता हो। तो आप कहेंगे सर 1 तो सबका फैक्टर है ही, फिर 3 के पहाड़े में आता है 9, और फिर खुद 9 के पहाड़े में। सर 1 तो सबका फैक्टर है ही, 2 छिक्के 12, 3 चौकू 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, और खुद 12। फिर 1 तो सबका फैक्टर है, 2 नाम 18, 3 छिंग 18, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा, और फिर खुद 18। तीनों के फैक्टर हमने लिख दिए, वो संख्याएं लिख दी जिनके पहाड़े में, जिनके टेबल में ये संख्याएं बनती हैं। अब हमें कॉमन ढूंढना है और हाईएस्ट, सबसे बड़ा ढूंढना है और कॉमन। तो पीछे से चलेंगे, पीछे सबसे बड़ी बड़ी देखेंगे। 9 कॉमन इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 3 पे आ जाओ, तीनों में कॉमन है, तो सबसे बड़ा फैक्टर यही हो जाएगा, और यही मेरा HCF हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चा? HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। बात सही है? बोलिए। रिकॉर्डेड क्लास है शायद, हाँ सही, सही अंदाजा लगा रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास। क्या तुम्हें क्या लगता है, मैं बीच बीच में 10-20 लोगों के नाम लेकर कमेंट पढ़ता रहूं तब तुम्हें विश्वास होगा लाइव है? ये अच्छा रहेगा क्या? क्लास का रिदम सही रहेगा उससे? बीच बीच में 10 लोगों के नाम के, भाई ये कमेंट इनका है, ये कमेंट इनका है, ये कमेंट इनका है, एक सवाल कराऊं 10 कमेंट पढ़ूं, एक सवाल कराऊं 10 कमेंट पढ़ूं, ऐसे माहौल ठीक लगेगा आपको? बोलो। नहीं ना? 3 है ना सबका? हमें चाहिए गुणनखंड, चाहिए ये सारे गुणनखंड हैं, ये 9 के, 12 के, 18 के, समान होना चाहिए। होने को तो समान 1 भी है। आप कहेंगे सर होने को तो समान 1 भी है, लेकिन हमें सबसे बड़ा चाहिए। सबसे बड़ा वो 3 है जो तीनों में कॉमन है। आप कहेंगे सर 9 भी तो कॉमन है, लेकिन वो इन दोनों में कॉमन है, 12 में कॉमन नहीं दिख रहा मुझे। वो 12 में कॉमन नहीं दिख रहा बच्चे, इसीलिए मैंने 9 को रिजेक्ट कर दिया। तो इसीलिए 3 मेरा सही जवाब है। आप कहेंगे सर 6 भी तो है। बच्चे 6 इन दोनों में कॉमन है, यहां पर नहीं है। HCF क्लियर हो गया? अब चलिए, ये तो हो गया HCF की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं हाउ टू फाइंड द HCF। HCF निकालने की ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। यस, HCF निकालने की अच्छी ट्रिक है। पहले HCF हम बेसिक तरीके से उसी से पढ़ेंगे जो हमने स्कूल वगैरह में पढ़ा है। ये तो LCM हो गया। अब हम HCF देखते हैं। संख्या कौन सी थी, उन्हीं को ले लेते हैं। 9, 12, 18 को ही ले लेते हैं। तो मैंने 9, 12 और 18 को ले लिया। अब HCF आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, याद तो किसको है, कैसे निकालते हैं? एटलीस्ट इतना तो याद है कि हाँ, जैसे मैंने ये लिखा कुछ कुछ ऐसे ही निकालते थे सर। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल आपकी बहुत शार्प मेमोरी है कि जो 9वीं में पढ़ा वो आपको याद ही होगा। किसी को भी याद नहीं रहता है, मुझे भी याद नहीं था कि क्या 9वीं 10वीं में पढ़ा, कौन पढ़ता है ढंग से 9वीं 10वीं में। लेकिन एटलीस्ट इतना तो पता होता है कि हाँ, कुछ इस तरीके का था डिजाइन जो हमने देखा 9वीं 10वीं में। डिजाइन तो याद है ना आप सबको? डिजाइन कुछ ऐसा ही होता था जब सर इस तरीके से क्लास में बनाते थे, तो डिजाइन याद रहना चाहिए बस। तो अब इसमें क्या होता है, आपको यहां पर देखो, एलसीएम के केस में तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर 2 लिखा, 2 तीनों को कट गया, फिर मैंने 2 लिखा। अब जरूरी नहीं, देखो ये 3 से 2, 3 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आया, 3 को मैंने ऐसे ही नीचे लिख दिया, 2 एकम 2, इस 3 को ऐसे ही लिख दिया, 2 दूनी 4। फिर 2 से गया, ये 1 ऐसे ही लिख दिया, इस 3 को ऐसे ही लिख दिया, 2 एकम 2। लेकिन HCF के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। HCF के केस में, HCF के केस में आपको यहां पर वही संख्या लिखनी है जो तीनों को डिवाइड करे। यहां पर वही नंबर लिखना है जो 9 को भी डिवाइड करे, 12 को भी करे, 18 को भी करे। यहां पर आपको वही संख्या लिखनी है जिसके पहाड़े में, जिसके टेबल में, जिसके टेबल में 9 भी आता हो, जिसके टेबल में 12 भी आता हो, जिसके टेबल में 18 भी आता हो।
वही संख्या लिखनी है। ओके, तो क्या मैं 2 लिख सकता हूं? नहीं सर, 9 को नहीं काट पाएगा 2, 9 ऐसे ही रह जाएगा। क्या मैं 3 लिख सकता हूं? 3 तिया 9, 3 चौकू 12 और 3 छंग 18। 3 तीनों को डिवाइड करेगा। ओके, क्या अब कोई संख्या है जिसे मैं यहां पर लिख दूं कि जो तीनों को डिवाइड कर दे? आप मुझे बता दो, कोई ऐसा नंबर आपको समझ में आ रहा है? 1 के अलावा, 1 तो सब है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यहां पर ऐसी कोई संख्या लिखो जो 3 को भी डिवाइड कर दे, 4 को भी कर दे और 6 को भी कर दे। क्या ऐसा कोई नंबर आप बता पाएंगे मुझे? अब नहीं है सर। अब जैसे ही नंबर रुक जाए वहीं पर आपको एंड कर देना है। जो संख्या बची बचा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब जैसे आपसे मैं पूछूं कि भैया 24, 36 और 48, जरा मुझे एचसीएफ बताओ इनका। 24, 36 और 48 का। फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं, एचसीएफ निकालने की ट्रिक बताता हूं फिर मैं आपको, और वो इतनी अल्टीमेट ट्रिक होगी ना, मजा आएगा। कैसे करेंगे? देखो, यहां पर क्या करना है, यहां पर वो संख्या लिखनी है जो 24 को भी काट दे, 36 को भी काट दे, 48 को भी काट दे। अब देखो, आप अगर स्मार्ट हैं, आप सभी हैं, आप यहां पर सीधा 12 लिखेंगे, सीधा 12, क्योंकि पता है कि 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौक 48। अगर आप थोड़ा सा कम सोच पा रहे हैं इस लेवल का, तो फिर आप 2 से शुरू करेंगे। आप 2 से शुरू करेंगे, सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सर 18 बार जाएगा, सर 2 दूनी 4, 2 चौकू 8। फिर आप 2 से शुरू करेंगे, 2 छिक्कू 12, 2 नाम 18 और 2 से जाएगा 12 बार। अब कोई ऐसी संख्या बताओ जो 6 को भी काट दे, 9 को भी काट दे, 12 को भी काट दे। आप कहोगे सर 2 नहीं है, क्योंकि 2 9 को नहीं काट पाएगा। 3 लिख लो सर, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौकू 12। क्या अब कोई ऐसी संख्या है जिसको मैं यहां पर लिख दूं और वो इन तीनों को काट दे? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं काट पाएगा। तो एंड कर दो, जो संख्या बची उनका मल्टीपल कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका, लेकिन अब आपको कर सीखना है एडवांस तरीका। क्या है एडवांस तरीका? मैं आपको बताऊंगा इन्हीं संख्या को लेके, 24, 36, 48। मैं लिखता हूं फिर से, 24, 36 और 48। 3 नंबर मैंने लिखे। क्या करना है आपको? दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस ऑफ टू सबसे नजदीक नंबर, सबसे दो क्लोज नंबर होंगे ना, उनका डिफरेंस कोई भी दो ले लो। इनका डिफरेंस 12 है, इनका भी डिफरेंस 12 है, कोई नहीं, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 12 डिफरेंस लेना है। अब जब जैसे ही आपने दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस लिया, वही आपका एचसीएफ होगा। है सर? अगर, पूरी बात तो सुनो मेरी, पूरी बात तो है, तो तुमने बहुत जल्दी कर दिया। मैंने कहा दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस होगा अगर, अगर यानी कि इफ एक कंडीशन जुड़ जाएगी, अगर उस डिफरेंस ने, अगर उस अंतर ने इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दिया तो। ये है पूरी लाइन। मैंने बोला दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस ही एचसीएफ होगा अगर उसने इन तीनों को डिवाइड कर दिया तो। आप कहेंगे सर 12 डिफरेंस आ गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, भैया एचसीएफ कितना आ गया? 12।
भाई डिफरेंस ने इन तीनों को डिवाइड कर दिया। आप कहेंगे सर अगर नहीं किया तो, ये बिल्कुल जायज सवाल है आपका कि सर अगर डिवाइड नहीं किया तो फिर 12 का कोई फैक्टर इस डिफरेंस का, इस डिफरेंस, मैं आपको दोनों कंडीशन लिख देता हूं, दोनों कंडीशन कि डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 12, डिफरेंस ही, डिफरेंस ही HCF होगा, डिफरेंस ही HCF होगा अगर डिफरेंस ने सभी संख्याओं को, सभी संख्याओं को डिवाइड कर दिया। डिफरेंस ही HCF होगा अगर डिफरेंस ने सभी संख्याओं को डिवाइड कर दिया, अन्यथा अगर नहीं किया, अगर डिवाइड नहीं किया तो डिफरेंस का, डिफरेंस का ही कोई फैक्टर, डिफरेंस का ही कोई फैक्टर, डिफरेंस का ही कोई फैक्टर HCF होगा। यानी कि ये मान के चलो कि 12 इनका डिफरेंस है, दो का, 12 ने तीनों को डिवाइड कर दिया, 12 HCF है। लेकिन अगर ये 12 तीनों को डिवाइड नहीं करता तो 12 का कोई फैक्टर, फैक्टर तो आप समझते हैं आप, हाँ देखा, एक बच्चा कह रहा है सर 6 भी तो इनको डिवाइड कर रहा है तीनों को। सब बात तो सही है बच्चे की, भाई मैंने कहा 12 ने इनको डिवाइड कर दिया, एक बच्चा कह रहा है सर 6 भी तो इनको डिवाइड कर रहा है, 6 चौक 24, 6 छिंग 36, 6 8 48। आप मुझे बताओ क्या HCF 6 होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, 6 HCF क्यों नहीं होगा? भाई बात उस बच्चे की सही है कि भैया 6 ने भी इन तीनों को डिवाइड कर दिया, तो 6 HCF क्यों नहीं है? एक बच्चा कह रहा है सर 3 ने भी डिवाइड कर दिया, ऐसे तो 3 अट्ठे 24, 12 तिया 36, 16 तिया 48, 3 भी HCF क्यों नहीं होगा? कोई बताएगा मुझे? एक कह रहा 4 ने भी कर दिया सर, हाँ बिल्कुल सही है, 4 ने तीनों को डिवाइड कर दिया, 4 HCF क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमने शुरू में जो मैंने HCF डिवाइड करके HCF की डेफिनेशन आपको बताई ना, वो आपने ढंग से सुनी ही नहीं मेरी बात। क्या बोला मैंने? गुणनखंड होना चाहिए, समान होना चाहिए, और ये वर्ड पे फोकस करो बच्चा, सबसे बड़ा होना चाहिए। 3 भी डिवाइड कर रहा है, 3 से बड़ा 4 है, 4 भी डिवाइड कर रहा है, 4 से बड़ा 6 है, 6 भी डिवाइड कर रहा है लेकिन 6 से बड़ा 12 है, और 12 से बड़ा कोई संख्या नहीं होगी, 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों को डिवाइड करे। हो तो बताओ। आपने जिसने भी क्वेश्चन पूछा उन सब ने 12 से छोटी संख्या ही बताई मुझे, उन सभी ने 12 से छोटी संख्या कि सर 6 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है, 12 से बड़ी किसी ने भी नहीं बताई कि सर वो क्यों नहीं है, क्योंकि कोई 12 से बड़ी संख्या है ही नहीं जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। 12 सबसे बड़ी है, इसीलिए मेरा जवाब 12 है, इसीलिए मेरा आंसर 12 है, क्योंकि मुझे हाईएस्ट नंबर चाहिए, और वो हाईएस्ट इन दोनों का सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस, और अगर उसने डिवाइड तीनों को नहीं किया तो उसका कोई गुणनखंड, वो ऑप्शन से मिल जाएगा हमें। ऑप्शन जब दिए होंगे ना, वो ऑप्शन से मिल जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में ही उसका कोई फैक्टर देख लेंगे, उसे चेक कर लेंगे। फिर एक कह रहा गुरु जी 18 काट रहा है, 2-2 सेंटीमीटर कान काट दूंगा यहाँ तुम्हारे नीचे से, अगर 18 ने काट दिया तो। 18 इन तीनों को काटे ना काटे पर तुम्हारे कान 2-2 सेंटीमीटर जरूर कट जाएंगे। तीनों को काट दिया 18 ने, 18 या 48, 18 दूनी 36, 18 एकम 24, अरे काट तो दिया। भाई वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही कह रहा है बच्चा, 18 एकम 24, 18 दूनी 36, 18 तिया 48, 18 ने तीनों को काट दिया। बहुत दिमाग लगाते हो, तो ये आपके जवाब नहीं होंगे ना, बात सही है। तो एलसीएम निकालना आप सीख गए,
HCF निकालना आप सीख गए। यही बेसिक थ्योरी थी LCM HCF की। अब आप टाइप वाइज जाने के लिए तैयार हो। आप टाइप वाइज जाने के लिए तैयार हो। मैं क्या टाइप 1 शुरू कर दूं अब? बहुत सारे लोगों को ये बेसिक LCM HCF नहीं पता होता है जो हमने अभी पढ़ा है ये। ठीक है, अब आप इतना LCM HCF पढ़ चुके हो कि आप किसी और को पढ़ा सको। कोई और आपसे अगर LCM HCF का कुछ भी सवाल पूछे ना बेसिक में जाके, आप उसको समझा सकते हो कि भैया क्यों यही HCF होगा, क्यों यही LCM होगा। चलिए टाइप, आप, मेरा फोकस ये नहीं रहता है कि बच्चा सवाल कर ले, मेरा फोकस रहता है कि बच्चा एटलीस्ट समझे और लंबे समय तक उस चीज को याद रखे कि मैंने ये जो किया वो क्यों किया, या फिर मैं जो ये इसका इस तरीके से सवाल को कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन पे। टाइप 1 का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। बताइए जल्दी से जवाब क्या होगा। कह रहे 8, 12, 15, 21 का एलसीएम क्या होगा। यहां पर ना थोड़ा सा हम डिविजिबिलिटी रूल, हालांकि आपने अभी पढ़ा नहीं है विभाज्यता का नियम, लेकिन थोड़ी सी आपको पता होगी। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है, देखो एलसीएम का मतलब सारा डिविजिबिलिटी रूल ही है। आप जब वो रामबाण सीरीज में उस क्लास को पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो एलसीएम एचसीएफ तो बच्चों वाला चैप्टर है। और अगर आपने वो 1.5 घंटे की क्लास रामबाण सीरीज से कर ली ना, तो एलसीएम एचसीएफ की जो मैं 3-4 क्लास आपको कराऊंगा ना, मैं, हालांकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं है 4 क्लास करने की। वहीं से आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा अगर एलसीएम एचसीएफ से आया तो, और वही उसी 1.5 घंटे क्लास से बन जाएगा वो। 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। किसी को कोई शक हो तो वो रिकॉर्ड कर ले मेरी वॉइस दूसरे फोन से, स्क्रीन रिकॉर्ड तो नहीं होगी। ये सर जो बोल रहे हैं बाद में देखेंगे जब एग्जाम होगा। 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप वो कर लेते, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ इज ऑल अबाउट डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, कि भैया हमें वो संख्या बतानी है 8, 12, 15, 21 का एलसीएम। दरअसल हमें वो नंबर बताना है जो 21 के पहाड़े में भी आता है, जो 15 के पहाड़े में भी आता है, जो 12 के पहाड़े में भी आता है, और जो 8 के पहाड़े में भी आता है। या फिर अगर मैं देसी भाषा में आपको समझाऊं, तो हमें वो संख्या चाहिए जो 21 से भी कटे, 15 से भी डिवाइड हो, 12 से भी कटे और 8 से भी कटे। वही नंबर चाहिए ना हमें जो 21 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। ये बात समझ में आई? तो आप ऑप्शन चेक कर लो, देख लो पहले कि जो संख्या 21 से नहीं कट रही होगी वो मेरा जवाब नहीं होगा। जो संख्या 21 से कट रही होगी वो मेरा जवाब होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जो संख्या 21 से डिवाइड नहीं हो रही है डेफिनेटली वो तो आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे एलसीएम चाहिए, और एलसीएम का मतलब ही है वो संख्या जो इन चारों से डिवाइड हो, इन चारों के पहाड़े में आए, इन चारों के टेबल में आए। अब जो संख्या 21 के टेबल में ही नहीं है वो कैसे एलसीएम हो जाएगा, ये सोचो भाई साहब। ये आप जो कैप लगा के बैठे हुए हो ब्लैक कलर का, आपसे कह रहा हूं, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, ऐसे गर्दन तो हिलाते रहो। 21 से 21 चौके 84, ये मेरा जवाब हो सकता है नहीं हो सकता है, हटाओ, हमको 3 गलत ऑप्शन ढूंढने हैं। मैंने कहा 21, और क्या 480 हमारा 21 से कटता है? 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 48 तो नहीं कटा 21 से, तो ये मेरा जवाब किसी भी कीमत पे नहीं होगा। 21 एकम 21, क्या 37 21 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता, मेरा आंसर नहीं होगा। क्या 58, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 58 भी नहीं कटा। और अगर आपने किसी क्वेश्चन में 3 गलत ऑप्शन हटा दिए ना, आंख बंद करके चौथे ऑप्शन पे टिक कर देना, वही आपका सही जवाब होगा, 840। अब आप कहेंगे सर अगर दो ऑप्शन ऐसे होते, अगर दो ऑप्शन ऐसे होते जो 21 से कट रहे होते, तो फिर आप उन दोनों ऑप्शन में इतनी सारी संख्याओं की डिविजिबिलिटी किसी एक की कर लेते, उन दोनों में से एक ऑप्शन हट जाता भाई, क्योंकि हमें तो वो संख्या चाहिए जो इन चारों से कटे। अब अगर मैं 21 की मदद से दो ऑप्शन भी हटा पाया, दो बचे, तो फिर मैं देखूंगा उन दोनों में 15 से काट के,
15 से भी कट गए, देखूंगा 12 से काट के, बहुत स्पीड से कट जाएंगे। और एक ही नंबर ऐसा होगा जो इन चारों से कटेगा। मान लो अगर दोनों नंबर चारों से कट गए, तो फिर दोनों में छोटा वाला उठा लेना, क्योंकि आपको लीस्ट चाहिए। ऐसा भी है कई बार कि भैया दो संख्या ऑप्शन बचे और वो चारों से कट गए, तो हमें क्या चाहिए, लीस्ट। छोटा वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। अब इसको आप बेसिक से जाना चाहो तो आपकी मर्जी है, बेसिक से चले जाओ कि यहां पर लिखो 8, यहां पर 12, यहां पर 15 और यहां पर 21। तो भाई किससे जाएं, दो से चले जाएं, दो चौको 8, दो छिक्के 12, 15 ऐसे ही रहने दो, दो से नहीं कटेगा, 21 भी ऐसे ही लिख दो। फिर दो से जाएं, दो दूनी 4, दो तिया 6, 15 ऐसे ही लिखो, 21 ऐसे ही लिखो। फिर दो से आ जाओ, 1 3, 15 और 21। अब तीन से आ जाओ, एक, तीन एकम तीन, तीन पंजे 15, तीन सत्तो 21। अब पांच से आ जाओ, एक एक, पांच एकम 5 और 7। अब सात से आ जाओ, एक 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 एक, सब एक एक हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, दो दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, 24 पंजे 120, 120 की सात में गुणा करोगे तो 840, 120 की सात में गुणा करोगे तो 840। ठीक है, बात सही है। आगे बढ़ूं, चलो। ये सवाल बताइए जरा। सवाल है 26, 34, 221 और 195 का एलसीएम बता दो क्या होगा। भाई साहब आप, जिसने मफलर ऐसे सर पे बांधा हुआ है क्रांतिकारी की तरह, जवाब नहीं दे रहे हो आप, दिख रहे हो मुझे, ऐसे बांध के रखे हो जो। तो देखो, आपको इनका एलसीएम बताना है, मतलब आपको वो संख्या चाहिए जो 26 के पहाड़े, 26 के टेबल में भी आए, 34 के में भी आए, 221 के में भी आए और 195 के टेबल में भी आए। बेसिकली आपको वो नंबर चाहिए जो इन चारों से कटे, इन चारों से डिवाइड हो। बच्चे अब आप खुद सोचो, जो संख्या 26 से कटेगी, क्या वो संख्या 13 से भी कटनी चाहिए? ऐसा सोचो, जो संख्या 26 के पहाड़े में आती है, क्या वो 13 के पहाड़े में भी आएगी? भाई 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 तिया 78, 13 के पहाड़े में भी आएगी वो चीज? आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। तो ऐसे सोचो, जो संख्या 26 से कट रही है वो 13 से भी कटेगी, 26 का आधा 13 होता है। अब 13 से कटने वाली जो संख्या नहीं है, वो किसी कीमत पर जवाब नहीं होगा। तीन गलत ऑप्शन को ढूंढना है हमें, सही ऑप्शन नहीं ढूंढना, हमें गलत ऑप्शन ढूंढने हैं, हमारा फोकस ही गलत ऑप्शन को ढूंढना है, सही ऑप्शन की तरफ सोचो ही मत। आप 13 से काट के देखो, 13 पंजे 65, एक 127 बचा है, क्या 13 127 से कटता है? 127 जो है क्या वो 13 से कटता है? 13 निम्मा 117, 13 धाम 130, 127 तो बीच में रह गया ना। 13 पंजे 65, बचा 32, 13 से कटता है क्या? नहीं। 13 पंजे 65, हासिल का एक, 13 एकम 13। सही ऑप्शन को ट्रिक मत लगाओ, टिक मत लगाओ, ये तो कट गया 13 से, 13 पंजे 65, एक, 13 एकम 13, कट गया 13 से। इसको देखो, 13 पंजे 65, आगे 90 बचा, क्या 13 से कटता है? ना। आपने तीन गलत ऑप्शन ढूंढ लिए। अब तीन गलत ऑप्शन ढूंढ लिए तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। आप कहें कि सर अगर दो ऑप्शन ऐसे होते जो 13 से कटते, तो फिर मैं 34 को देखता कि जो संख्या 34 से कट रही है 17 से भी कटेगी, क्योंकि 17 दूनी 34 होता है। 17 दूनी क्या होता है? 34 होता है। तो फिर मैं उन दो ऑप्शन में 17 की डिविजिबिलिटी देख लेता।
बस इतना ही सोचना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपने। बात समझ में आ गई? बेसिक से करना चाहिए, आपकी मर्जी है, खुद कर लेना बेसिक से, 26, 34, 221 और 195 लिख के खुद कोशिश करना आप, जो भी आएगा। सर 221 से काट सकते हैं क्या? जीवन में टेंशन कम है क्या तुम्हारे में? कम टेंशन है क्या जीवन में? बताओ, कम है तो बताओ, मैं और थोड़ी सी दे देता हूं आपके जीवन में टेंशन। इतनी बड़ी संख्या की डिविजिबिलिटी चेक करोगे, आप कहोगे हाँ सर वो 3 बार कट रहा है, 221 या 663, इतना दिमाग लगाना ही क्यों? ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आइए जरा। तेरे चरण, जहाँ तेरे चरण। सच के धक्के। 12, 15, 90, 108, 135, 150 का एलसीएम बताना है। देखो बच्चे, सबसे आसान डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है 9 की, 9 की। कि 9 की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। हालांकि शायद अपने आप आपने अभी तक पढ़ा नहीं है कुछ बच्चों ने, लेकिन 9 की डिविजिबिलिटी अगर आपको ये देखना है कि कोई संख्या 9 से कट रही है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, उस संख्या के जो डिजिट है ना, जो अंक है, उनको जोड़ लो और फिर चेक कर लो क्या वो 9 से कटेंगे या नहीं। अगर वो कट गए तो संख्या 9 से कट जाएगी, अगर वो नहीं कटे तो संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है भैया? तो आप यहां देखो, आपको वो संख्या चाहिए जो 12 से भी कटेगी, 15 से भी, 90 से भी, 108 से भी, 135 से भी और 150 से भी। वही संख्या चाहिए आपको। अब आप ऐसा देखो, क्या कोई इनमें से एकाध संख्या ऐसी है जो 9 से कट रही हो इन सारे में? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना सबसे आसान है, सबसे इजी वही है। तो आप चेक करो क्या कोई संख्या 9 से कट रही है? सर बहुत सारी कट रही हैं। कि भैया अगर संख्या 90 से कट रही है तो वो 9 से भी कटेगी, 9 धाम 90। जो संख्या 90 के पहाड़े में, जो संख्या 90 के टेबल में आएगी, वो संख्या 9 के टेबल में भी आनी चाहिए। अगर संख्या 9 से कट रही है तो उसके अंकों का योग 9 से कटेगा, और जिसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है वो आपका जवाब नहीं होगा, किसी भी कीमत पर वो आपका जवाब नहीं होगा। देख लो भैया, आप कहेंगे सर 4 और 2 6 अंकों का योग, 4 और 2 6, 9 से नहीं कटा। 3 और 2 5, 9 से नहीं कटा। 8 और 1 9, 9 से कट गया। 7 और 2 9, ये भी 9 से कट गया। यानी कि ये दो ऑप्शन हमारे 9 से कट गए, ये दो जो ऑप्शन हैं ये हमारे 9 से कट गए। अब क्या करें? अब तो फंस गए हम। अब या तो जवाब 2700 है या जवाब 1800 है। बताइए कैसे जवाब दें सवाल का? भैया अब मोटी मोटी डिविजिबिलिटी चेक करें क्या? मोटी मोटी डिविजिबिलिटी, यानी कि संख्या 12 से भी कट रही है 2700, 1800 भी कट रही है, 15 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। उससे तो चेक कर ले, 90 से दोनों कट रही हैं। क्या 108 से कट रही हैं ये? 108 से हम चेक करेंगे क्या 2700, क्या जो पहली संख्या 2700 है, क्या बच्चे वो 108 से कट रही है? चेक करेंगे 108 से, क्योंकि दो ऑप्शन हमने हटा दिए, अब दो बचे हैं ऑप्शन, इनमें मोटी मोटी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। आप देख रहे हो 12 निम्मा 108, 12 दूनी 24, 3, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। 9 से जाएंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। हाँ जी सर 108 से ये भी कट गया। क्या 1800 कट रहा है 108 से? 1800 देखो 108 से, तो 12 निम्मा 108, 12 एकम 12, 6, 12 पंजे 60, 0। नहीं सर, ये 9 से तो नहीं कट रहा।
तो इसका मतलब है 1800 कैसे आपका जवाब होगा फिर? 1800 कैसे आपका जवाब होगा बताइए? ये 1800 108 से तो कटा ही नहीं है भाई। ये 1800 108 से तो कटा ही नहीं। कर गई ना थोड़ा सा मिस? दो ऑप्शन बची, आपने छोटी वाली लगा दी। तो सर आपने ही तो बोला कि दो ऑप्शन अगर कट रहे हैं तो उनमें छोटा वाला। अरे भैया दो ऑप्शन ये 9 की डिविजिबिलिटी में बचे हैं। अगर 9 की डिविजिबिलिटी में दो ऑप्शन कट गए तो हमें, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला हमें सही ऑप्शन ढूंढना ही नहीं, हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है, उसको काटना है। अब ये दो ऑप्शन बचे हैं तो इन सब से कटने चाहिए ये दोनों ऑप्शन, तब जाके छोटा जवाब सही होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन इन सारी संख्याओं से कट गए तब छोटी संख्या आपका जवाब होगी। अब ये 1800 108 से कटा ही नहीं तो 108 के पहाड़े में कैसे आ जाएगा 1800? हमें तो वो संख्या चाहिए जो 108 के पहाड़े में भी आता हो। सर आपने ही तो बोला था छोटी संख्या। भैया मेरी पूरी बात सुनो, तुमने आगे पीछे की लाइन काट दी, बीच वाली याद रखी कि आपने ही तो बोला था। मैंने पूरी लाइन क्या बोली थी कि अगर ये दो ऑप्शन इन सारी संख्याओं से कटें तब जाकर छोटी संख्या आपका जवाब होगा। देख लो पीछे यही बोला होगा मैंने। लेकिन आपने सबकी डिविजिबिलिटी चेक करी ही नहीं। मैंने कहा 108 से 1800 कटता ही नहीं है तो कैसे जवाब होगा ये आपका? तब जाकर ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हो सकता है आपको अभी टाइम लग रहा हो इस तरह से सवाल करने में, लेकिन आप वो रामायण सीरीज की क्लास देखकर अपने क्वेश्चंस को इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप भरोसा करो, जब आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखोगे शायद पेन आप भूल जाओ, जरूरत ही ना पड़े। स्क्रीन पे ऐसे उंगली चलाओगे आंसर लग जाएगा कि यही आंसर है। ठीक है, तो आपका ये जवाब हो गया। आप इसे बेसिक से चाहो तो कर लेना खुद इस तरीके से, तो ये मेथड है। चलो ये जवाब बताओ जल्दी से बच्चे। अब ये आप खुद करना, ये सेल्फ के लिए है। HW भी नहीं, सेल्फ के लिए है ये। आप बेसिक से पहले इसे आप डिविजिबिलिटी से चेक करना, डिविजिबिलिटी से मिल जाए फिर उसे इस वाले मेथड से भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ओके, ये सेल्फ के लिए है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। अब हमारा कल मैं HCF के कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कराएंगे हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। बेसिक LCM HCF क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो आप सीख चुके हैं। अब मात्र औपचारिकताएं हैं, टाइप वाइज हम लोग चलते जाएंगे और आगे आगे जो जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे उनमें हम लोग छोटे, क्योंकि मैंने बोला ना LCM HCF बड़ा चैप्टर है भाई। नाम सुनने में छोटा है लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस की तरह काफी बड़ा चैप्टर है ये भी। बहुत सारे टाइप यहाँ पर बनते हैं। अभी तो बेसिक है, अभी तो आएगा फ्रैक्शन का LCM HCF, डेसिमल का LCM HCF, पावर का LCM HCF, फिर आएगा फॉर्मूला कि LCM गुणा HCF दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, फिर रेशियो वाला आएगा, फिर संभावित जोड़े आएंगे, फिर आएंगे वो क्वेश्चंस की सिग्नल लाइट जली एक साथ कब जलेंगी। तो बहुत सारे टाइप अभी LCM HCF में बचे हुए हैं। ठीक है, तो कल शाम 5 बजे क्लास रहेगी संडे में, क्योंकि हमारी 2 दिन ऑफ रह गई थी तो उसे कवर अप करना है। मिलेंगे कल शाम 5 बजे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।